क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके की 5 दिन 5 मैराथन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और 5 क्लासेस देखने के बाद आपकी जीके है वो आराम से समाप्त हो जाएगी और एग्जाम्स में आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो आज पहले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चंस आज वाली क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं, अगर आप सिर्फ इनको याद कर लेते हो तो जीके में अच्छा स्कोर करोगे, पॉलिटी में मैक्सिमम स्कोर आप करने वाले हो। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखते रहना, हर एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है, याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना और एग्जाम आए तो कर देना, क्योंकि आपका एग्जाम है वो 30 जून से शुरुआत हो रहा है और हमारा लक्ष्य है कि 30 जून के बाद जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लो। आपके बदन पर आर्मी की वर्दी होनी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करो। देखो, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। जिनको लगता है ना कि समय बचा हुआ है, भाई समय जा चुका है। अब जो मैं आपको करवा रहा हूं, अगर उसको पढ़ लोगे अच्छा स्कोर हो जाएगा। अच्छा स्कोर हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे आपका, आपके माता पिता का, आपके पूरे परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पॉलिटी से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और हिंदी इंग्लिश वालों को भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मैं आज आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला। जो क्वेश्चन है बस उसको याद कर लो, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आएगा। कुछ एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम जो एग्जाम्स में आते हैं, बस इन्हीं को याद कर लेना। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, या बोल सकते हो कि कौन से संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो हमारी प्रस्तावना है, जहां से हमारी शुरुआत होती है, हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में प्रस्तावना आती है, तो वो कहां से प्रेरित है? यूएसए से प्रेरित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये प्रस्तावना में कौन से संशोधन के दौरान जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन करने के बाद जोड़ा गया है, ये अपने को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई भी खुद का पर्सनल धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत। 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके तहत है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ये 3 शब्द एक साथ जोड़े गए थे, जो हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आता है। सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं आज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस जो क्लास में करवा रहा हूं उसको याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, याद कर लो, एग्जाम्स में कराओ और फिर बोलना कि हाँ, वर्दी लवर से पढ़कर मजा आ गया था, एग्जाम करने लगे तो एग्जाम बहुत इजी लगा। ठीक है, चलो। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में है, ये अपने को बताना है। तो कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में। कौन से में हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में है समता का या समानता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये अपने को बताना है। राइट टू एजुकेशन, हमारे देश ने राइट टू एजुकेशन की शुरुआत की है, तो आपको बताना है किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किस मौलिक अधिकार का हिस्सा, ये अपने को बताना है, शिक्षा का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 51A में दिया गया।
मैं थोड़े से आपको याद करवा देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं, जो आपके लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं। यहां पर देखिए, इसको देखते हैं हम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अनुच्छेद 1 है आपका, भारतीय राज्य को संघ होगा, ये है। ये मैं लिस्ट पूरी की पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये देखो, आपका नागरिकता संबंधित अधिकार 5 से 11 में है, मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 में है। ठीक है, जिसमें समानता का अधिकार जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 है कानून के समान समानता हो गई, 15 में है लिंग धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और सारे के सारे अनुच्छेद है ना, ये आपको जो लिस्ट है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से सारे के सारों का आए एक बार आप रिवीजन कर लेना। क्या कर लेना भाई? एक बार क्या कर लेना है, आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इनको जोड़ा गया। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य भी हमारे होने चाहिए। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत है, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय कितने थे भाई? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और एक 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद हो गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है, इनको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को उस समय ये 10 थे, अभी वर्तमान में 11 हैं। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है, इनको जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने वर्तमान में अभी हैं? मैंने आपको बताया है 11 हो जाएंगे। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? डीपीएसपी भाई ये शॉर्ट फॉर्म होगी, याद कर लो आप। इसका मतलब क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होगी। जब भी जहां पर भी डीपीएसपी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है। तो अब हमें बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भाई आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो ये सारे तीनों हैं, एग्जाम्स में आते हैं, याद कर लेना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिए गए हैं, और जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? जो अनुच्छेद आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, सारे क्वेश्चंस बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप सोचते हो कौन कौन से याद करने हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44 हो जाएगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम आपको बताना है। देखो एग्जाम्स में क्या पूछा है उसको ध्यान से पढ़ना कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है भाई आपकी 552। क्या हो सकती है? 552, जिसमें 530 तो स्टेट से होंगे। ठीक है, 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, और 2 क्या होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है।
ठीक है, कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद है उसकी संयुक्त बैठक जब हो रही होती है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी अध्यक्षता की जाती है भाई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है संसद की संयुक्त बैठक की। ठीक है, ये तो आप देखते रहते होगे, आजकल काफी चर्चा में रहती है ये चीजें, तो आप सभी को पता होगा। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अभी कुछ दिन पहले याद करवाया था। तो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो शपथ दिलवाता है। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग होता है कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, महाभियोग जिसको बोला जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत है महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जाता है और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का, हमारे जो देश है ना उसका क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। और सभी सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, वैसे तो अब तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन बनने लग गया है? सीडीएस है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि जो हमारे जो सांसद हैं वो चुन के जाते हैं और वो अपना एक नेता को चुनते हैं और वो नेता का रखा जाता है राष्ट्रपति जी के सामने कि हमने इस नेता को चुना है। फिर राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करते हैं और उसको क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। चलो, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मंत्री परिषद का जो नेता होता है, जो प्रमुख होता है, वही क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। वही क्या बनता है भाई? आपका प्रधानमंत्री बनता है। और राज्यों में क्या होता है? जो राज्यों में नेता होते हैं, ठीक है, अपने एमएलए होते हैं। ठीक है, एमएलए जो बनते हैं उनका जो नेता होता है वो क्या बनता है? मुख्यमंत्री। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? उसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। तो अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, 124। ठीक है, और याद करने का तरीका क्या है कि कोई भी 1 2 4 करेगा, कोई भी 1 2 4 करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगा, सर्वोच्च न्यायालय उसको सजा देगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता कोई भी कुछ ना हो। कोई भी 1 2 4 करेगा तो उसको सजा कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 124 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है 61 के तहत। चलो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चलो, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत है बहुत सारी चीजें हैं वो बदलाव किए गए हमारे संविधान में, ऐड किया गया। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको लघु संविधान भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, लघु संविधान। 42वीं संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था।
ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? लघु संविधान उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान। आगे बढ़ते हैं कि 73वां संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संशोधन है वो किससे संबंधित हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। पता नहीं, मैं भी आपको कई बार याद करवा चुका हूं, बार बार एग्जाम्स में आता है इसलिए ही मैंने याद करवाया है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंचायती राज से। किससे संबंधित हो जाएगा? पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से। और पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? हमारे राजस्थान के नागौर से हुई थी। ठीक है, राजस्थान के नागौर से हुई थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित है। जो अपने पंच सरपंच बनते हैं ना, उनकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है, चलो। केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस, जिस तरीके से जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसको मिनी संविधान बोला जाता है, उसी तरीके से जो केशवानंद भारती केस है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था और इसको क्या बोला जाता है? मूल संरचना सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मूल संरचना सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो यह हमारे संविधान का क्या हो जाएगा? मूल संरचना सिद्धांत हो जाएगा। केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को बहाल कर दिया? तो आपको बताना है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार या क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और कब हुआ ये? 1978 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसलिए क्या है कि संपत्ति है वो सरकार कभी भी ले लेती है। आपने देखा होगा ना कि भाई जमीन ले लेती है, रोड बना देती है, और कुछ करना होता है तो और कुछ कर देती है। लेकिन पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद इसको हटा दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार होता है तो कोई भी मना कर सकता है कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। लेकिन इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार की कानूनी रूप से वो आपकी है, वैसे आपकी नहीं है, सरकार कभी भी आपसे ले सकती है। ठीक है, चलो। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का विचार किस देश से लिया गया है? तो बताओ कौन से देश से लिया गया है? क्या है? प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है भाई सोवियत संघ रूस से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है, जिसको अब रशिया या रूस बोला जाता है। उस समय क्या था? सोवियत संघ रूस था, यूएसएसआर। भाई कभी एग्जाम्स में यूएसएसआर लिखा आ जाए और आप सोचो ये क्या आ गया, तो इसका मतलब ही यही है, रूस ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? जो प्रस्तावना है वो भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो क्या हो जाएगा? हमारे भारत को प्रस्तावना क्या घोषित करती है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, और संविधान में इन शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष वगैरह, जो अभी हमने पढ़ा था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर लो, कुछ नहीं करना। ठीक है, कि भाई जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। आप तो युवा हो, आपके अंदर उबाल होना चाहिए, जीत के लिए जुनून होना चाहिए कि इस बार मुझे आर्मी की वर्दी लेनी है और उस वर्दी को लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, जो बचा हुआ समय है उसमें मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करूंगा और इस बार आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेकर आऊंगा। ये मोटिवेशन, एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे और करके दिखा पाओगे। देखो हर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा है,
आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके टीचर के अलावा ये मत सोचो कोई आपका भला सोच सकता है। कुछ 1% स्टूडेंट होंगे जिनके थोड़े बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन लगता है कि दोस्त है तो दोस्त भी बहुत कम होते हैं। वो भी 1% आप समझ लो कि 1% लक्की हैं, तो ये मान के चलो कि आप लक्की नहीं हो। ठीक है, तो आप ये सोचो कि सिर्फ आपके माँ बाप और आपका टीचर ही आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। समझ रहे हो? माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो, भाई बहन चाहते हैं कि उनके भाई बहन का सिलेक्शन हो, जिससे उनको भी फ्रीडम मिले, वो भी जो जीवन में करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज है, समझ जाओ। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी संभल जाओगे। कौन सा सामूहिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित हो जाता है? यह अपने को बताना है। बताओ बताओ। 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन सा अनुच्छेद है उसको हटा दिया जाता है? तो आर्टिकल 19 को है हटा दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 19 को हटा दिया जाता है। जब आपातकाल होता है ना, तब आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपको जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, बाकी जो आपके अधिकार होते हैं नॉर्मली उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक ही कारण में होता है कि भाई जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, युद्ध की स्थिति हो रही हो, उस समय पे। आपने देखा होगा ना, अभी थोड़ा बहुत युद्ध था तो काफी जगह पे क्या हो गए थे, चैनल वगैरह बैन हो गए थे, बहुत सारे चैनल बैन हुए, आपको पता होगा, ये वही चीज। ठीक है, और अभी तो आपको करवाया था, अभी तो आपको दिखाया था, कहां पे गया, ये रहा, जो अपना स्वतंत्रता का अधिकार होता है 19 से 22 के बीच में, उसको कर दिया जाता है। चलो, क्या है आपका कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 क्या कहता है? तो सबसे पहले तो याद करते हुए चलो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो क्या बोला गया है, उसको क्या कहा जाता है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। और किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया ना कि 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर उसके बाद 11वां हुआ, और 11वां किसके तहत हुआ था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब आपको बताना है कि वो मौलिक कर्तव्य कौन सा है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाई 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जिससे देश का सम्मान होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, देश हमेशा आगे बढ़ेगा, देश का सम्मान होगा, जो मौलिक कर्तव्य है उनका सम्मान आपको करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के तहत है, तो ये हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये याद रखें। मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं, गलत बात है। मैंने आपको बताया ना कि कानून इसको लागू नहीं करवा सकता, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे क्या है? तिरंगे का सम्मान। ठीक है, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका सम्मान तो करना चाहिए ना। मौलिक कर्तव्य है हमारा कि जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, वो मौलिक कर्तव्य है। कानून हमसे नहीं करवा सकता, ठीक है, लेकिन हमें करना चाहिए। क्या है? डीपीएसपी आपको पता ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है, ये अपने को बताना है, गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? गो हत्या पर प्रतिबंध। तो भाई जो गो हत्या होती है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये था।
तो आप बताओ, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ठीक है। और आपको अगर आप ये बोलते हो ना कि लगना चाहिए, तो आपको ये सॉल्यूशन भी बताना है कि किस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन होगा। आप अच्छी अच्छी बातें बताओगे, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी समझूंगा, आगे मैं भी जो स्टूडेंट आएंगे उनको बताएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि आपका नया दिमाग है भाई, आपकी सोचने की क्षमता है ना वो अलग लेवल की है, आपके अंदर ऊर्जा है वो अलग लेवल की है। जो हमारी नई नई पीढ़ियां आती रहती है ना, वो अलग होती है। मैं लगभग आपसे 10 साल बड़ा हूं लगभग, तो 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे लगभग 10 साल बड़ा हूं, कुछ से तो क्या पता और ज्यादा भी बड़ा हूं। ठीक है, कुछ से लगभग 10 साल होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। चलो, क्या है आपका सामंजस्य निर्माण सिद्धांत, किसके बीच के विवादों को हल करता है? तो जो सामंजस्य निर्माण है सिद्धांत है, वो किसके बीच के विवादों को हल करता है, ये अपने को बताना है। तो जो सामंजस्य पूर्ण निर्माण सिद्धांत है, ये किसको करता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच के जो सामंजस्य को है करता है, विवाद जो चलते रहते हैं उनको हल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां पेश किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव है वो कहां पर पेश किया जा सकता है? केवल, तो अविश्वास प्रस्ताव है केवल कहां पर प्राप्त होता है? लोकसभा में। ठीक है, कहां पर पेश किया जाएगा? सिर्फ लोकसभा में, केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे होती है? तो जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है ना, वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। कौन सी एक सभा है जो भंग नहीं होती? तो राज्यसभा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? राज्यसभा है वो भंग नहीं होती, और इसका कार्यकाल होता है वो भी क्या होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, पीएम की सिफारिश पर। ठीक है, सलाह पर या सिफारिश पर। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति का अर्थ क्या है? जो हमारा देश का राष्ट्रपति है, पॉकेट वीटो, तो वीटो का मतलब समझते हो ना? पावर, शक्ति की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। तो पॉकेट वीटो क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो भाई कि बिल को अनिश्चित काल तक रोकना, कि बिल को है वो रोका जा सकता है। क्या हो जाएगा? बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमता होती है, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, क्या तो सिग्नेचर करना पड़ेगा या फिल करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा भेजा जाएगा तो फिर पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारे देश में सिर्फ नाम का राष्ट्रपति है, बाकी बहुत कम काम होते हैं, पावर नहीं होती। पावर किसके पास होती है? पावर होती है भाई प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति थोड़ा नाम का होता है, बस भारत का पहला नागरिक होता है, और एक क्षमादान की शक्ति होती है बस। ठीक है, क्षमादान की शक्ति होती है, ये समझ लो। आगे देखो, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है? तो ये आपको बताना है कि जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? ये 360 के तहत लगता है। ये क्या हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये क्या हो गया? राष्ट्रीय शासन हो गया, और ये क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल हो गया। तीनों याद कर लो। ये क्या है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका राष्ट्रीय शासन, जो राज्यों पर लगता रहता है ना, राष्ट्रीय शासन, वो वाला है, या राज्य आपातकाल आप बोल सकते हो इसको। और 360 वाला क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा, और उम्मीद करते हैं आगे लगेगा भी नहीं, और लगना भी नहीं चाहिए। जब कोई देश बर्बाद हो जाता है ना, तो उस समय लग रहा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो हम क्यों चाहेंगे भाई हमारा देश बर्बाद हो? हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करता रहे और आगे बढ़ता रहे, नेताओं को थोड़ी समझ आए और अच्छे से काम करे, देश को बढ़ाए, युवाओं को बढ़ाए। जब देश का युवा बढ़ेगा तो देश अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। घोटाले थोड़े कम कर दें,
ठीक है, बंद तो कर नहीं सकते वो, लेकिन थोड़े कम कर देंगे तो देश बढ़ना शुरू हो जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का अर्थ है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भाई, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी मंत्रियों को सरकार की नीतियों का बचाव करना होता है। ठीक है, जो सरकार जो नीतियां बनाती है ना, सारे मंत्री क्या कर रहे होते हैं, उनका बचाव कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई सरकार की चीज को बता देती है, वो थोड़ा बहुत लग भी रहा होता है कि यार ये गलत हो सकता है कि गलत हो गया, लेकिन फिर भी मंत्री है नहीं बोलते, वो यही बोलेंगे सही किया, अच्छा किया, उसके शासनकाल में खराब हुआ था। तो क्या हो गया, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इसका मतलब है कि सारे मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं ने तो पारित किया है। ठीक है, उन्हीं ने तो वोट डाल के पारित किया है, अब वो गलत कैसे बोल सकते हैं, ये चीज हो जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो अभी तो हमने किया था। मूल संरचना सिद्धांत किसे बोला जाता है बताइए? तो क्या हो जाएगा, मूल संरचना सिद्धांत किसे बोला जाता है? केशवानंद भारती केस को। ठीक है, केशवानंद भारती केस को है ये बोला जाता है मूल संरचना सिद्धांत, और ये कब था? 1973 में, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, केशवानंद भारती केस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, बार बार कर लिए। अब क्या है, अब समय है ना कि अगर पेपर अच्छे लेवल का बनता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो भी हमें करना है। थोड़े हार्ड लगेंगे, थोड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए तो ये 5 दिन 5 मैराथन है, और ये मिनी मैराथन है, बहुत बड़ी मैराथन नहीं है। अगर देखो मैं इन सारी क्लास को एक साथ करता तो जीके की मैराथन बन जाती, लेकिन आप उसको पूरी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, बोरिंग फील होने लग जाता, तो इसलिए हमने मिनी मैराथन रख दी है। 5 दिन में आपकी जीके है वो आराम से समाप्त हो जाएगी। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी गैर कानूनी नजरबंदी से। किससे? गैर कानूनी नजरबंदी से। और याद कर लो भाई, बंदी है, किसी को बनाया जाता है तो नजरबंद बंदी, बस इस तरीके से। 44वें संशोधन 1978 में क्या बहाल किया गया था? तो 44वें संशोधन 1978 में क्या बहाल किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? 74वें की बात हो रही है, तो आप याद करते हुए चलो कि 74वां कब हुआ? 1992 में, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये डेट आपके सामने आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई आपका नगर पालिकाओं से। नगर पालिका दिया हुआ ना, हाँ, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज्य से हमने पढ़ लिया है, राज्य वाला। अब क्या है, नगर पालिकाओं, जो हमारे शहर हो गए ना, उनके लिए हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? म्युनिसिपैलिटीज के लिए हो जाएगा, नगर पालिकाओं के लिए हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा। चलो आगे है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट को याद होता है और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित सरकारिया आयोग। याद कैसे रखोगे कि केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है। हाँ, हमारे ऊपर 2 सरकारें राज करती है ना, बड़ी बड़ी। कौन सी होगी? केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होगी। ठीक है, फिर अपनी पंचायती राज भी आ जाती है। ठीक है, उसकी बात यहां पर हो नहीं रही, तो 2 ही है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये अपने को बताना है। देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है।
भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन हो जाएंगी भाई? न्यायमूर्ति फातिमा बीवी हो जाएंगी। तो ये तो होगी सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की पूछेगा तो हाई कोर्ट की कौन हो जाएंगी? तो जस्टिस लीला सेठ जी हो जाएंगे, या न्यायमूर्ति लीला सेठ। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। चलो, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ, ये आपने को बताना है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि भाई लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो करती है शासन। तो क्या होता है? जनता द्वारा शासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो क्या हो जाएगा इसमें कि भाई जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी शासन होता है और जनता द्वारा शासन होता है, क्योंकि जनता बोला जाता है ना कि जनता ही शासन करती है, यही चीज है। वैसे अगर आप सोचोगे ऑप्शन नंबर बी तो किसी में दिया हुआ नहीं है, ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? ये आपको बताना है कि प्रस्तावना की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है। पता नहीं बाहर से कुछ आवाज सी आ रही है, आप आंसर कीजिए कि भाई प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता शामिल है भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल शामिल है, कानून की अवहेलना की स्वतंत्रता, भाई कानूनों को अवहेल नहीं कर सकते, ये शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता सब कुछ है, लेकिन जो कानून बने हुए हैं उनकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। अवहेलना का मतलब होता है डिसओबे करना, यानी कि उनको ना मानना। तो कानून बने ही इसलिए हैं कि उनको आपको मानना ही पड़ेगा, तो ये स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को प्रतिबंधित करता है, ये अपने को बताना है। अनटचेबिलिटी का रूल आपको बताना है। बहुत प्यार से मैंने आपको याद करवाया हुआ है, अगर आपने पॉलिटी की पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा। बहुत प्यार से मैंने आपको याद करवाया था, एक क्लास में स्पेशल पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उसमें याद करवाया था। बताओ अस्पष्टता, तो अस्पष्टता का किससे हो जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर 17 से हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 17 से हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 18 किससे संबंधित है? चलो ऐसे बता दो, उपाधियों का उन्मूलन किससे संबंधित है? कौन से अनुच्छेद से है? ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। और आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चंस मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद करवाने वाला। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आपको बताना है, राइट टू प्राइवेसी। तो यह है आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, चलो केस के बारे में दिया हुआ है, वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? अंतिम मौलिक कर्तव्य तो आपने पढ़ लिया कि 11वां था, 11वां मौलिक कर्तव्य था, जिसमें क्या है कि हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देंगे? शिक्षा देंगे। लेकिन पहला मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा? तो पहला मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। ये जो हमारा देश है उसके बारे में हम कुछ गलत नहीं बोल सकते, ना गलत सुनेंगे। ठीक है, अरे बोलना ही बोलना नहीं, सुनना भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज यही है कि हमारे देश की हर चीज का हमें सम्मान करना है, उसी को बोला जाता है भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। यानी भारत का जो हमारे सम्मान है, जो डिग्निटी है, उसको संभाल के रखना, सम्मान को संभाल के रखना, वो हो जाएगा। और देश की शान क्या है? देश की शान क्या है? हमारा जो तिरंगा है वो देश की शान है। और आप सभी फौजी बनकर तिरंगे की शान बनने वाले हो। फौजी है ना, वो सबसे ऊपर होता है। देश में सबसे ऊपर क्या है? फौजी है। ठीक है, सही मायनों में क्या है? फौजी है। और फौजी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। आप फौजी बनो ना बनो, देखो आपको पता है कि सभी की फौज में नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, बात कड़वी है, अच्छी नहीं लग रही होगी, अंतिम समय है क्योंकि एग्जाम्स आने वाला है, लेकिन सभी की नौकरी नहीं लगेगी।
लेकिन फौज का सम्मान है ना आपके दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर सपना था फौजी बनने का, देश की सेवा करने का। तो फौजी की रिस्पेक्ट बाकी लोगों को भी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी एक फौजी भाई ने एक वीडियो बनाया था, जब अभी जो युद्ध चल रहा था उस समय, कि हम वही फौजी हैं जो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिसको आप बस में ट्रेन में सीट तक नहीं देते। बड़ी बात दिल को छू गई यार। तो आज के बाद, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई फौजी दिखे तो जरूर सीट दे दिया करो। हम तो भाई सुला देते हैं कि हाँ, क्योंकि उनकी पूरी रात ड्यूटी होती है, वो क्या करते हैं कि पूरे दिन ड्यूटी करके और रात को चलते हैं कि भाई चलते हैं, एक दिन हमारा बच जाएगा, क्योंकि छुट्टियां बहुत कम होती हैं। तो जब भी मिलते हैं ना, अब तो भाई नहीं सफर करते इतना ट्रेन वगैरह से, बस वगैरह से, ठीक है, तो क्या भाई आप सो जाओ, हम बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, इंजॉय करते हुए जाते हैं। तो ये चीज होती थी कि हम बैठे रहते हैं, भाई हम तो पहुंच जाएंगे, आप सो, आप रेस्ट करो, कि बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। फौजी फैमिली से हैं भाई, हमें पता है, ठीक है। जब युद्ध होता है ना, लोग खुशी मना रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे एंजॉय कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब युद्ध होता है, फौजी के घर वालों को पता होता है कि ये युद्ध कितना खतरनाक है। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश से जोड़े गए थे? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कौन सी सिफारिश पर? सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सोशल मीडिया अलग है, रियलिटी अलग है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसकी फुल फॉर्म आप देख लो, हो सकता है कि आपसे एग्जाम्स में पूछ ले। वैसे तो मैंने आपको हिंदी में बताए रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है अपना कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देते हैं? तो ग्राम पंचायतों को बढ़ावा है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये अपने को बताना है, कौन से अनुच्छेद के तहत। तो जो ग्राम पंचायतें हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 जो हमने अभी पढ़ा था कि वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। ये आपको बताना है कि क्या है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, ये अपने को बताना है। बताइए, अगर याद होगा तो आपको पता होगा। 12 से 35, 36 से 51, 51A। अब आप बता दो, अब आंसर आ गया होगा, इतना मैंने आपको बता दिया है तो आंसर आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चलो, धन विधेयक केवल कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक है वो कहां पर पेश किया जाता है? तो ये भाई लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर पेश किया जाता है? सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच है, अधिकतम अंतराल कितना होता है? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय के हिसाब से, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए, तो अधिकतम है वो अंतराल कितने महीने का हो सकता है? तो 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है, आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है जी। चलो, संसद के 2 सत्रों के बीच, अच्छा दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन 2 बार टाइप हुआ था, मुझे भी पता था। चलो, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अब बताओ, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? बताओ, तो किसके तहत हो जाएगी? अनुच्छेद 123 के तहत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। अध्यादेश जारी, आप ऐसे याद कर लो कि आदेश जारी कब करता है? कोई 1, 2, 3 करता है। थोड़ी ट्रिक लगा लिया करो, क्योंकि हर चीज है ना, आंकड़े है ना, याद करना मुश्किल है, और अनुच्छेद तो इतने हैं, ठीक है, अनुच्छेद तो इतने हैं, उनको याद करना मुश्किल है,
तो ऐसे याद कर लिया करो। राष्ट्रीय का वेतन किस पर भारित होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय का वेतन है वो कहां से दिया जाता है, तो जो राष्ट्रीय का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय का जो वेतन है वो किससे दिया जाता है? भारत की जो संचित निधि है उससे दिया जा रहा होता है। ठीक है, संचित निधि से। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? बताओ, किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किचन कैबिनेट। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, ठीक है, जो कम स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं और नए क्वेश्चन है जिन पे कम ध्यान जाता है। क्योंकि पहले मैं बताऊं कैसे बनता है, देखो इस चीज को समझो। पहले यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में आएगा, फिर एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में आएगा, और उसके बाद आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम्स में आएगा। तो ऐसे बन रहा होता है एग्जाम का पैटर्न। तो अब आप बताओ, तो किचन कैबिनेट क्या होता है? प्रधानमंत्री के अनौपचारिक सलाहकार समूह को बोला जाता है किचन कैबिनेट। ठीक है, प्रधानमंत्री के अनौपचारिक सलाहकार जो समूह होता है उनको बोला जाता है। उप प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री क्या होता है ये आपको बताओ। आपने देखा होगा किसी को खुश करने के लिए बनाया जाता है उप, चाहे वो उप प्रधानमंत्री बने चाहे उप मुख्यमंत्री बने। अभी राजस्थान में पिछली बार उप मुख्यमंत्री बना था, क्या था? खुश करने के लिए किया था। हरियाणा में बना था तो उसको खुश करने के लिए किया गया था। ठीक है, बिहार में बना था। तो इस तरीके से किसी को राजी करने के लिए, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ये उप वाला। तो उप प्रधानमंत्री भी ऐसा ही है। तो क्या है? संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक पद है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। यही दिया हुआ ना, हाँ यही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक पद है, संविधान में इसका नाम नहीं है। ठीक है, चाहे उप प्रधानमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको बताया ना कि वोट बैंक को खुश करने के लिए कर दिया जाता है। राजस्थान में भी अभी भी है। ठीक है, हरियाणा में तो हट गया भाई। ठीक है, जनहित याचिका की शुरुआत किसने की? ये अपने को बताना है। जनहित याचिका PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत है। फुल फॉर्म याद कर लो, PIL की फुल फॉर्म भी दी गई है। तो याद कर लो क्या है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसने की है? बताइए। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? न्यायमूर्ति PN भगवती जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? न्यायमूर्ति PN भगवती जी के द्वारा की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो, क्वेश्चन याद करते रहो। बोरिंग लग रहा है, कुछ लगने दो, 5, 7, 10 दिन लगने दो। सिर में दर्द हो रहा है, 5, 7 दिन लगने दो, बस पढ़ते रहो। ठीक है, ज्यादा ही दर्द करने लग गया, सो जाओ, आधे घंटे सो जाओ, 1 घंटे सो जाओ, उठ के फिर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय नहीं आएगा। सर दर्द का इलाज हो जाएगा, थकान का इलाज हो जाएगा, भूख प्यास का इलाज हो जाएगा, लेकिन ये समय लौट के नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के क्या है? अंतिम चांस है, और जिनका पहला या दूसरा चांस है ना, वो भी ये बात समझ लो कि हो सकता है कि अगली बार चांस मिले ही ना आपको। ठीक है, सिचुएशंस का पता नहीं होता, कब बदल जाए, कब घर का माहौल बदल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो इस बार सिलेक्शन नहीं लेना है, अभी जो एग्जाम्स है 30 जून से, उसी में सिलेक्शन लेना है। ठीक, चलो। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद कर लेना, 13, 32 और 226। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो हमने थोड़ी देर पहले तो धर्मनिरपेक्ष पढ़ा था सिर्फ, तो तीनों शब्द मैंने आपको बताया था ना कि 3 शब्द जोड़े गए थे। तो तीनों शब्द याद कर लो, कौन कौन सा है? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। इन तीनों को कब जोड़ा गया? 1976 के 42वें संशोधन के तहत। ठीक है,
उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 73वें संशोधन 1992 में क्या शुरू किया गया, बताओ। अभी याद करवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी दोबारा से रिवीजन हो रहा है इस क्वेश्चन का। बताओ कि 73वें संशोधन 1992 में क्या शुरू हुआ था। तो क्या हुआ था भाई, 73वें संशोधन में हमारी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, पंचायती राज की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है भाई, 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल, 3 बार। और वित्तीय आपातकाल 0 बार लगा है, ठीक है। और तीनों बार कब कब लगा है ये भी देख लो, 1962 में, 1971 में और 1975 में लगा है 3 बार। आगे बढ़ते हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये अपने को बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीवी मावलंकर जी। क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर जी हैं, वो हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष। अब आपको कमेंट में ये बताना है प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है ये अपने को बताना है, ठीक है, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा संशोधित की गई थी, तो बताओ। तो ये तो सभी को पता है, आंसर आ गया होगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितनी बार कर चुके हैं। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है, तो ये तो अभी हमने किया था भाई, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। संप्रभु क्या है, सॉरी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। ये ऊपर वाला भी ऐसे ही लिखा हुआ था, तो ये वाला है, ठीक है। ये भाई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, अभी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। मुझे लगा ऑप्शन नंबर ए में सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलो, कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, बताओ कौन सा अनुच्छेद है। मैं आपको दोबारा से याद करवाऊंगा, समझाऊंगा, बताओ आंसर आ गया होगा। तो अनुच्छेद 20(2) है। अब देखो क्या है इसमें, अनुच्छेद 20 के तहत क्या होता है कि आपने कोई भी अपराध किया है तो उस अपराध के लिए आपको एक बार सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी। तो यही है कि दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक अपराध किया है उसके लिए एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरी चीज, जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो कानून बना हुआ है, जो सजा बनी हुई है, वही सजा मिलेगी, नई सजा नहीं मिलेगी। तीसरी चीज कि आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के तहत आर्टिकल 20 है, ठीक है। चलो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई है, आरटीई राइट टू एजुकेशन कब, किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, 2002 में पारित किया गया था, 2009 में, सॉरी 2009 में, ठीक है, 2009 में पारित किया गया था, 2009 में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, किस वर्ष पारित किया गया था, 2009 में, 2 में नहीं 9 में। मौलिक कर्तव्य संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य है वो सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी, सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये सिफारिश कब की गई थी, 1976 में की गई थी। और लागू कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें बोला गया है कि राज्य के जो छोटे छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ठीक है, उनको प्रमोट करना है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, ये होता है अनुच्छेद 43 के तहत, 43, ठीक है। 12 से 35
36 से 51, ये याद रख लेना। तो 36 से 51 में ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, वो क्या है, क्या है भाई? तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे भाई गैर नियोजित। ठीक है, नॉन जस्टिफिएबल। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या पूछा, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम कितनी है भाई? कितनी है अधिकतम? तो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी 250। अधिकतम 250 है, वर्तमान में पूछेगा तो 245 है। अधिकतम 250 है, जिसमें से 238 तो इलेक्टेड होंगे यानी चुने जाएंगे, और 12 क्या होंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो अधिकतम कितना है, 250 है, और वर्तमान में 245 है। संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? संसद में दो काल आपसे एग्जाम में पूछता है। एक तो होता है आपका प्रश्न काल, कि संसद में प्रश्न काल कब होता है, तो प्रश्न काल होता है सुबह 11 बजे 11 AM पे, और उसके 1 घंटे के बाद क्या होता है, शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल कब हो जाएगा, 12 बजे हो जाएगा। कब हो जाएगा शून्यकाल, 12 बजे हो जाएगा। समझ में आ गया? तो शून्यकाल कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। याद कर लो कि 12 जैसे बजते हैं तो नई शुरुआत हो जाती है, शून्य से हम शुरुआत कर रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएगा, और प्रश्न काल 11 बजे हो जाएगा। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय अध्यादेश कब जारी कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यादेश कब जारी करता है? अभी हमने अनुच्छेद पढ़ा था, तो आप सभी बताओ, अध्यादेश जारी है 1, 2 याद करवाया था मैंने। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय अध्यादेश है कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यादेश कब जारी करता है? तो ये जारी करता है भाई आपका हो जाएगा यहां पर संसद स्तर में न हो। ठीक है, जब संसद है वो स्तर में नहीं होता तब जारी करता है, और स्तर के बीच में कितना गैप होता है, 6 महीने का अधिकतम गैप हो सकता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। महाभियोग के लिए आवश्यक है, तो महाभियोग के लिए आवश्यक है भाई दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। ठीक है, तो दोनों सदनों पर क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महाभियोग लगता है। प्रधानमंत्री होता है, बताओ प्रधानमंत्री क्या होता है? तो प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। क्या हो जाएगा, सरकार का प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ये दिख जाए ना, ये मत सोचा करो कि यही होगा, नहीं, याद क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर करना है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताओ? तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये हो जाएगी भाई आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने वाली लोकसभा। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो जो मूल संरचना सिद्धांत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तभी ये बार बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किनके बीच विवादों में है, ये आपको बताना है। बताओ, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र बताओ किसके बीच में है, किसके बीच में विवादों में है, ये अपने को बताना है। तो यह है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या दो से अधिक राज्य के बीच में। ठीक है, तो बोथ A and B हो जाएगा। यानी कि कब दिक्कत होती है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई दिक्कत हो रही होती है, तब सुप्रीम कोर्ट विवाद में आता है, या दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है, तब होता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कौन सा था अपना, तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में हुआ था।
2 या 2 से अधिक राज्यों की बात करें तो जैसे हरियाणा और पंजाब में होता रहता है SYL वाला, ठीक है। तो ये चीज है, और भी बहुत सारे केस हैं, लेकिन बस आप इतना समझ लो, क्योंकि केस आपसे पूछता नहीं है, आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछता है सीधे सीधे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या बहाल किया गया था? अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। तो क्या बहाल किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया था। अभी यह है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो 74वां किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नगर पालिका से। किससे हो जाएगा? नगर पालिका से। रिवीजन हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो याद हो रहे हैं सभी को। बस सरकारिया आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? तो सरकारिया मैंने आपको बताया था सरकारों से, तो क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस भी हो चुका है यार, ठीक है। ये 2 बार कैसे आ गए? हाँ ये देखो, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गणराज्य शब्द का अर्थ होता है भाई निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन। किसके द्वारा? जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन। निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता है, उसको बोला जाता है गणराज्य, ठीक है। चलो, और हमारा देश गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और कब इसको अपना लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। आप सभी एक क्वेश्चंस का मुझे आंसर बताओ, अगर नहीं पता तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर नहीं याद है तो बता दूंगा भाई, और वरना जो कमेंट आएगा मैं उसको पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेना आपका आंसर, जिनको नहीं पता, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, 26 नवंबर 1949 को। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। फिर बदलाव होते रहे, चीजें होती रही, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद स्वयं अभिशंस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध है, वो प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, ये अपने को बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 20, और 20 का भी थर्ड, तो ये दिया हुआ ना 20 का थर्ड, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये समझ में नहीं आया आपको, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने आपको अभी तो बताया था, अरे अनुच्छेद 20 में 3 चीजें बताई थी, ये तीसरा ही है कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। वही है, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, एग्जाम्स में ऐसे ही आता है, ठीक है। तो जो याद करवाया था ना वही है, टेंशन लो मत लो कि ऐसे सोच रहे हो कि ये कौन सा है, ये तो सर को भी नहीं पता होगा। भाई मैंने बता चुका हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेजों में तीनों बताए थे, याद कर लेना, ठीक है। कि भाई कभी कभी क्या है, हिंदी के वर्ड ऐसे लिख दिए जाते हैं कि उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इनक्रिमिनेशन समझ गए ना, कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 किसके अधीन है? बताओ, धर्म की स्वतंत्रता, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कि भाई नैतिक कार्य भी है, व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य भी काम करता है, क्योंकि आप किसी भी धर्म को मानते हो, हर धर्म में क्या है? उपवास है, ठीक है। हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, सभी धर्मों में क्या होता है? उपवास होता है, ठीक है। और वो सबसे जरूरी होता है, आप किया करो, जब भी मौका मिले जरूर कर लिया करो, पूरे दिन का नहीं तो एक टाइम का तो जरूर कर लिया करो। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था भाई 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था।
ये इंपॉर्टेंट है, आंसर ही लिखा हुआ है, ये तो मौज हो गई। ठीक है, देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सामूहिक कर्तव्य नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने को कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये ऑप्शंस है ना, थोड़े से इसमें कम लिखे गए हैं, तो याद कर लो आप। क्या हो जाएगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A कै में। ठीक है, आर्टिकल 51A कै में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य नागरिकों में। देखो आपको ये तो पता है ना कि मौलिक कर्तव्य किस में जोड़े गए हैं, 51A में जोड़े गए हैं। तो 51A तो हो ही गया, लेकिन 51A के भी कौन से हिस्से में है, तो के वाले हिस्से में है। ठीक है, क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने को, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, बड़े मुश्किल से क्वेश्चंस मिला था क्योंकि एग्जाम्स में दिखा है कहीं ना कहीं, तब ये क्वेश्चंस ऐड किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के निर्देश देता है। तो बताओ, ठीक है, कि राज्य है भाई वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, आराम से शांत रहेगा, देश के साथ रहेगा। तो 51 अनुच्छेद 51 के तहत है। आगे बढ़ते हैं, गो हत्या पर प्रतिबिंब हो गया। हाँ, ये आ गया वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको याद करवाया था कि संसद में प्रश्नकाल कब शुरू होता है। तो संसद में जो प्रश्नकाल है वो 11 बजे शुरू होता है। कब शुरू होता है, 11 बजे प्रश्नकाल। और शून्यकाल कब शुरू होता है, वो होता है 12 बजे शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल 11 बजे, शून्यकाल 12 बजे, ये याद रख लेना है। आगे है कि बजट है वो संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट को कौन प्रस्तुत करता है, तो हमारा जो वित्त मंत्री होता है वो बजट को प्रस्तुत करता है यानी पेश करता है। तो कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा बजट। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय क्षमादान किसके तहत दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय के पास जो मेनली सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, वो होती है क्षमादान की। अगर मान लो किसी को फांसी की सजा हो गई या और बड़ी सजा हो गई और उसको लगता है कि मैंने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था, इसकी सजा हो गई है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो वो सजा माननी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति से क्षमादान मांगा जाता है। तो राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ इनको क्षमादान देना चाहिए तो वो दे दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता। तो ये आर्टिकल 72 में है। ठीक है, आर्टिकल किस में हो जाएगा, 72 में हो जाएगा, क्षमादान वाला अनुच्छेद 72 में। ठीक है, और मेनली कौन सा मांगा जाता है, ये उसके लिए मांगा जाता है, फांसी के लिए ही। ठीक है, फांसी को बस उम्र कैद में बदल दिया जाता है, इतना होता है, ज्यादा बदलाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि फांसी वाले को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना समाधान दिया जाता है कि जिसको फांसी हो गई उसको उम्र कैद में बदल दिया। समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कि फिर तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही क्या रहा। समझ रहे हो। राष्ट्रीय के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होता है, तो बताओ कौन होता है, बताओ 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 बताओ। तो क्या हो जाएगा, जब राष्ट्रीय का चुनाव होता है तो निर्वाचन मंडल करता है, ये आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था पहले भी कि निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। तो उसमें शामिल कौन होता है, तो उसमें शामिल होता है भाई संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय का चुनाव करने के लिए। उप प्रधानमंत्री क्या होता है, उप प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा भाई, एक राजनीतिक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजनीतिक पद हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक पद या असंवैधानिक पद हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये हमने अभी पढ़ा था, तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति हो जाएगा, लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो किससे हो जाएगी, ये हमने भी पढ़ा था, किससे हो जाएगी, उपरोक्त सभी से हो जाएगी। चलो, जनहित याचिका PIL है वो किसके द्वारा दायर की जा सकती है। ठीक है, किसके द्वारा दायर की जा सकती है, PIL है किसके द्वारा दायर की जाती है, बताओ। जनहित याचिका PIL है वो किसके द्वारा डाली जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, केवल प्रभावित व्यक्ति के द्वारा या कोई भी जनहित हितैषी नागरिक के द्वारा।
मतलब कोई भी डाल सकता है। जनहित मतलब जो सही करना चाहता है, भला करना चाहता है। सिंपली भाषा में आपका वकील भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी डाल सकता है। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, कोई भी जनहितैषी नागरिक के द्वारा डाला जा सकता है। PIL जनहित याचिका। ठीक है, जनहित याचिका है, खुद डाल सकते हो, आपका वकील डाल सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति आपके परिवार में कोई भी डाल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है भाई? लघु संविधान बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लघु संविधान बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? लघु संविधान बोलते हैं। तो दोस्तों अपने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे ना पॉलिटी के, वो यहीं पे समाप्त होते हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। बस एक बार आप इनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, और जो अनुच्छेद वाली PDF मैंने आपको बताई थी, अनुच्छेद वाली, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आप कहोगे तो PDF के रूप में डाल देंगे, आप कहोगे तो फोटो के रूप में डाल देंगे। तो ये सारी की सारी है ना जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है और आगे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो जैसे है कि अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का उन्मूलन किसमें है? उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। बोलने और अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था। समानता वाला किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। ये ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इनको याद कर लेना। कहां पर? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और डेली पढ़ रहे हैं। हर समय पे उनको क्लास PDF नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं और वो पढ़ के अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। तो आप भी बढ़ा लो। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हो। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और इनको याद कर लेना। ठीक है, और फिर एग्जाम में स्कोर करके आओगे तब बोल देना कि हाँ सर जी एग्जाम्स में स्कोर हो गया, अब सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और रेस कंटिन्यू करते रहना, रेस में कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।